क्लास को स्टार्ट। तो आप जानते हैं कि हमारा जो इंग्लिश का जो क्लासेस है वो आपकी दोपहर को होती है भैया 11 बजे, ठीक है। और अब तक हमने इंग्लिश के बेसिक को कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ साथ हमने जो नाउन है उसको भी कंप्लीट किया है, एडजेक्टिव जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन को, और जो ये प्रोनाउन वाला चैप्टर है इसको बिल्कुल हम बेसिक से सीखेंगे। मतलब ये लगा लो कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता ना वो भी प्रोनाउन को समझेंगे, ठीक है, उनको भी समझ में आएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना उनके लिए तो ये स्पेशल क्लासेस हैं। देखो इंग्लिश मीडियम के लिए तो पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जो क्लासेस हैं स्पेशल हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने डिजाइन किए हैं ताकि वो बच्चे भी सीख सकें भाई इंग्लिश को, है ना। इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगता है, मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो बच्चे भी इंग्लिश सीखें। तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में और बेसिक से सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लासेस हमारी होती हैं इंग्लिश की दोपहर को 11 बजे। बाकी जो सब्जेक्ट का टाइम टेबल है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले हमें एक चीज सीखनी है। वो क्या है? प्रोनाउन के बारे में हमें जो चीज सीखनी है वो ये है कि ये जो प्रोनाउन है ना, अच्छा एक बात बताओ, ये प्रोनाउन बना किससे है? देखो प्रो प्लस में नाउन, क्या बना है? प्रो प्लस में नाउन। अब जिन बच्चों को नाउन के बारे में पता है उनको तो पता चल गया होगा, यानी कि कहना क्या चाहता है कि ये नाउन की ही कौन सी फॉर्म है? प्रो फॉर्म है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, भाई हम तो प्रो बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं? प्रो बच्चे हैं। मतलब ये क्या है? नाउन का ही प्रो वर्जन है। क्या है भैया? नाउन का ही प्रो वर्जन है। क्लियर हुआ? जो प्रोनाउन है वो नाउन का ही प्रो वर्जन है, प्रो नाउन। अब यहां पे मतलब क्या है कि जो कोई व्यक्ति है, देखो ये कोई व्यक्ति है या कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या कोई जगह हो, ठीक है, कोई भी जगह हो, कोई भी वस्तु हो जिसको थिंग हम बोलते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो, पर्सन, ठीक है। अब यहां पे जब हम इन चीजों का नाम लेते हैं, क्या करते हैं? नाम लेते हैं। भाई जब मैं इनका नाम ले रहा हूं इसका मतलब मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? नाउन का। क्योंकि नाउन क्या है? नाउन जनरली क्या होता है? नाउन एक नाम है। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम अगर हम ले रहे हैं, आप अगर किसी का भी नाम लेंगे तो वो नाउन हो जाएगा। ये वस्तु क्या है? वस्तु मतलब आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं भाई, एसी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, है ना, लाइट होगा, बल्ब होगा, कंप्यूटर होगा, टीवी होगा, कुर्सी होगा, टेबल चेयर, बहुत सारी चीजें हैं घर में। तो हर चीज का अपना नाम है, तो हर वस्तु का नाम भी क्या है? नाउन है। अब किसी का भी नाम लो, नाउन हो जाएगा। कोई भी जगह है, कोई भी जगह हो भाई, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ भी हो, तो अगर आप किसी जगह का नाम ले रहे हैं तो वो भी आपका क्या होता है? नाउन होता है। ये नाउन की डेफिनेशन होती है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान आदि का नाम नाउन होता है ना। नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, पर्सन इज कॉल्ड नाउन। क्लियर? अब यहां पे यदि नाउन को, इन नाम्स को मैं ना लूं, भाई मैं इस व्यक्ति का नाम ना लूं, मान लो इसका नाम राहुल है, मान लो मैं इसका नाम ना लूं, तो इसका नाम अगर मैं नहीं लूंगा तो इसके नाम की जगह मैं कुछ ना कुछ तो बताऊंगा। अब जैसे मान लो ये जो व्यक्ति है ये आ रहा है, अब मैं इसका नाम भी नहीं ले रहा कि भैया राहुल आ रहा है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो भाई बोलूंगा इसके लिए कि जिससे पता चला कि हाँ भाई ये व्यक्ति है वो जो आ रहा है। तो मैं इसके लिए इसका नाम ना लेकर के कैसे बोलता हूं? वो आ रहा है, ऐसे बोलते हैं भाई वो आ रहा है, ऐसा बोल देते हैं, या वह आ रहा है, ऐसे भी बोल देते हैं। अगर मैं आपके बारे में बोलूं कैसे बोलूंगा? तुम आ रहे हो, कैसे बोलूंगा? तुम आ रहे हो। या बोल सकता हूं आप आ रहे हो, ऐसे बोल सकते हैं ना। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति आ रहे हैं तो बोल दूंगा वे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, है ना, मैं आ रहा हूं। ऐसे कर करके मैं चीजों को बोलूंगा। अगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो मैं इस तरह से चीजों को क्या करूंगा? बोलूंगा। अब यहां पे क्या होगा, जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो शब्द होते हैं ये आपने किसकी जगह इस्तेमाल किए हैं? किसी व्यक्ति के नाम की जगह। तो नाम की जगह जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन शब्दों को क्या बोलते हैं? नाम मतलब नाउन, तो नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्दों को क्या बोल रहे हैं? प्रोनाउन बोल रहे हैं। तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, है ना, इसको क्या बोलते हैं? यू बोल देते हैं, ठीक है। वे को क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं ना दे। हमको क्या बोलते हैं? वी। आई को मैं। तो यहां पे ये वाले जो शब्द अभी आपने देखे हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या हैं? यही वो शब्द हैं जो आपके क्या होते हैं? यही वो शब्द हैं जो आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। भाई कैसे पता चला कि नाउन की जगह जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अगर अब मैं ऐसा बोलूं, देखो मैं बोल रहा हूं एक सेंटेंस में राहुल आ रहा है, राहुल आ रहा है, एक सेंटेंस में मैंने ऐसा बोला। अब मैं राहुल का नाम न लेकर के कैसे बोलूंगा? वह आ रहा है, वह आ रहा है।
तो आपको थोड़ा सा पता चला ये कुछ नहीं है, मतलब दिमाग पे जोर मत दो, कुछ नहीं, बस नाम की जगह जो भी शब्द इस्तेमाल करो दुनिया में, कोई दूसरा तीसरा कोई सा भी शब्द आपकी बुद्धि में आ रहा है, अगर आप उसका इस्तेमाल नाउन की जगह कर रहे हैं तो वही प्रोनाउन है। क्या है? वही प्रोनाउन है। अभी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से शब्द प्रोनाउन में आते हैं। तो भैया मैंने राहुल ना लिख करके वह लिख दिया, मतलब मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, और जब मैंने नाम नहीं लिखा तो उसकी जगह किसी और शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया है सिर्फ इस शब्द को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ये नहीं पूरे सेंटेंस को बोलेंगे, सिर्फ इस शब्द को, जो मैंने शब्द की जगह ये वाला शब्द लिखा है इसको बोलेंगे। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में यहां पे लिख देंगे राहुल इज कमिंग, क्या बोलेंगे? राहुल इज कमिंग, भी राहुल आ रहा है। और यहां पे मैं कैसे बोलूंगा? यहां पे मैं बोलूंगा ही इज कमिंग। तो देखा आपने किस तरह से हमने नाम को चेंज किया, यानी कि इस नाम को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? ही में। क्यों? क्योंकि लड़का था, कोई लड़की होती तो मैं किस में कन्वर्ट करता? सी में करता। तो यहां पे यही चीज, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, अब आप मैं हो, तुम हो, वो हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके लिए इंग्लिश में ये वाले शब्द बने हुए हैं, तो इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाले हैं इनको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं भैया प्रोनाउन। क्लियर हुआ? ऐसे ही वस्तुएं होंगी भाई, हर वस्तु के लिए कुछ ना कुछ नाम है धरती पे, है ना भाई, ये वस्तु इस नाम से बोली जाएगी, इसको इस नाम से बोला जाएगा, ऐसे ही है ना। आपके घर में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसको कोई नाम ना हो, हर चीज का नाम है। तो जब आप वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो वस्तुओं के लिए नॉर्मली हम इट का इस्तेमाल कर देते हैं, सबके लिए। किसका? इट का। ठीक है, किसका इस्तेमाल कर देते हैं? इट का। तो इट का इस्तेमाल वस्तु के लिए हो जाएगा। आप किसी भी वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं, वो एक वस्तु है तो इट लिखो। ठीक है, बहुत सारी है तो आप इनका इस्तेमाल भी कर लेते हैं, दीज हो गया, दोज हो गया, ठीक है, इनका इस्तेमाल भी कर लेते हैं इन शब्दों का, दैट हो गया। इसी तरह से आप जगह के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? तो सिर्फ ये जो अलग अलग शब्द है ना, ये पर्सन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी सब चीजों के लिए आप नॉर्मली इट का या कुछ मिले चुने, कुछ गिने चुने शब्द उनका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? तो प्रोनाउन के बारे में छोटी सी जानकारी आपको पता चली कि प्रोनाउन सर कोई ऐसा तूफान नहीं है कि भैया ये तो इसके लिए ये फॉर्मूला रट लो, नहीं। प्रोनाउन सिर्फ क्या है, जो हम शब्द देख रहे हैं नाउन वाले, उनकी जगह हमने एक अलग शब्द इस्तेमाल कर लिया, उसी को प्रोनाउन बोल रहे हैं। आपके घर में मान लो कोई घड़ी है, घड़ी, ठीक है, या टीवी है, तो अगर आप ये बोलोगे कि टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है भैया, है ना, तो जब आप उस वस्तु का नाम ले रहे हैं, उसका नाम है टीवी, तो मतलब आपने नाउन इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जब आप बोल रहे हैं वो चल रहा है, तो आपने भैया टीवी का तो नाम लिया ही नहीं, लेकिन आपने टीवी की जगह वो इस्तेमाल कर दिया शब्द। तो आप जब वो इस्तेमाल करोगे तो यही क्या होता है? यही आपका प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई? यही जो है आपका प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हुआ? चलो अब मैं छोटी सी डेफिनेशन बताता हूं, प्रोनाउन क्या है। देखो नाउन क्या है, पहले नाउन के बारे में सीखो। नाउन तो मैंने सिखा दिया, फिर भी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। ठीक है, नाउन क्या है? किसी भी, कोई भी हो सकती है, किसी भी, ठीक है, आप किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्लेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी थिंग की बात कर रहे हैं, मतलब वस्तु। ठीक है, इसका मतलब वस्तु का नाम, बस यही होता है क्या? नाउन। नाउन बस यही है, किसी का भी नाम क्या है? नाउन है। लेकिन जब हम प्रोनाउन की बात करेंगे तो भैया ये प्रोवर्जन है तो ये भी नाउन ही भाई, बस मैंने उसका नाम ही तो नहीं लिया, बात तो उसी बस भाई, ये एक वस्तु है या एक व्यक्ति है, मैं इसका नाम इसके लिए राहुल बोलूं या इसके लिए वह बोलूं, यानी कि ही बोलूं, तो बात तो मैं इसी की कर रहा हूं ना, इसी की तो बात कर रहा हूं। कल को आपने, आपका दोस्त है, आप उसको राहुल बोलो, ही बोलो, आपने उसका नाम कल्लू रख दिया, क्या रख दिया? कल्लू। तो वह कल्लू भी तो यही है। तो एक ही चीज के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है भाई। एक व्यक्ति है, हमने ग्रामर में बोला कि कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसका नाम ले रहे हैं तो नाउन बोलो, नाम की जगह कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोनाउन बोलो, बस यही है। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो इंग्लिश में प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी, हिंदी में क्या होगी, अभी बताता हूं। देखो ये जो आप देख रहे हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन अभी हमने क्या सीखा कि नाउन की जगह, यानी कि नाम, नाउन यानी नाम की जगह, नाम की जगह, किसी भी नाम की जगह, अब कोई भी नाम हो सकता है, किसी का भी हो सकता है भाई, किसी पर्सन का हो सकता है, ठीक है, और किसी प्लेस का हो सकता है, ठीक है, या किसी थिंग का हो सकता है। ठीक है, नाम की जगह, चाहे वो प्लेस का हो, पर्सन का हो या थिंग का हो, जब हम किसी और शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसी और शब्द का क्या करेंगे? किसी और शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, तो वो शब्द क्या हो जाएगा? तो वह शब्द क्या हो जाएगा भैया? नाउन का प्रोवर्जन है, बात तो नाउन की हो रही है, तो नाउन का एक तरह से प्रोवर्जन हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रोनाउन होगा। नाउन का क्या होगा?
प्रोनाउन होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कोई तोब नहीं है कि भैया आके उसमें गोला लगा दो और प्रोनाउन निकल जाएगा। प्रोनाउन सिर्फ यही है कि किसी का नाम है, नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। भाई आप एक बात मुझे बताओ, आपके दोस्त ने किसी ने कोई उल्टा सुल्टा काम कर दिया और आप उसका नाम नहीं बताना चाहते, तो कैसे बताओगे दूसरे को? मतलब आप उसका नाम नहीं बताना चाहते तो अब आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोनाउन। क्लियर हुआ? ऐसे भी आप समझ सकते हैं, भाई मैंने नाम तो बता दिया, उसकी जगह मैंने एक और शब्द इस्तेमाल कर लिया, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। सबको क्लियर हुआ? ये जो प्रोनाउन है भैया नाम की जगह तो होगा ही होगा, ये तो इसकी फर्स्ट पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट एक और है, जब एक सेंटेंस में नाउन बार बार आता है, आ ही जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, वहां पे भी इसको जो है हटा देते हैं। तो नाउन जो है जब क्या करता है, नाउन बार बार आता है, ठीक है, एक ही सेंटेंस में नाउन बार बार आता है, तो इसकी इस रिपीटेशन को हटाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो इसे हटाने के लिए, बार बार हटाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुआ? किसका इस्तेमाल करते हैं भैया? प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जब नाउन बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, एक बार आना चाहिए शुरू में, बस एक बार आपको लिखना है, उसके बाद बार बार नहीं लिखना है इसको, तो किसका इस्तेमाल करना है? प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। देखो मैंने बोला, मान लो मैं किसी का नाम लेता हूं, जैसे मैंने बोला राहुल, देखो एक बार तो आपको लिखना ही पड़ेगा भाई, ये जो नाउन है इसको एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप इसको एक बार भी नहीं लिखोगे फिर फायदा क्या हुआ? ठीक है, फिर तो पता ही नहीं चलेगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला राहुल इज अ गुड बॉय, मैंने बोला राहुल क्या है? एक गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। बट राहुल डज नॉट गो टू द स्कूल। बट राहुल कहां नहीं जाता है भैया? स्कूल नहीं जाता है। कहां नहीं जाता है? स्कूल नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बिकॉज राहुल डज नॉट want to study, है ना? क्योंकि राहुल क्या नहीं करना चाहता भैया? स्टडी नहीं करना चाहता। ठीक है, although राहुल goes with his friends, ठीक है, यानी कि राहुल कहां जाता है? अपने दोस्तों के साथ जाता है। वो स्कूल तो जाना नहीं चाहता लेकिन दोस्तों के साथ जाना चाहता है। क्यों भैया? क्योंकि वो स्टडी नहीं करना चाहता, पढ़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता, अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता है। तो यहां पे एक चीज देखो, मैंने जो राहुल शब्द मैंने पहले इसके बारे में एक बार बता दिया कि भाई बात किसके बारे में हो रही है? राहुल के बारे में हो रही है। ये पैसेज को सोल्व करने में भी बहुत ज्यादा, जो PQRS होते हैं उनको सोल्व करने में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। देखो जब मैंने क्या लिखा, राहुल को एक बार लिख दिया, अब मुझे बार बार सेंटेंस में राहुल को दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है राहुल के ही बारे में बात हो रही है। तो देखो नाउन की रिपीटेशन एक बार यहां हो गई, नाउन यानी नाम, एक बार राहुल को मैंने यहां पे लिख दिया, फिर मैंने राहुल को यहां पे लिख दिया एक ही सेंटेंस में, फिर मैंने राहुल को यहां पे लिख दिया। तो ये बार बार जो नाम है ना, ये बहुत बुद्धि खराब करता है। अंग्रेजों ने क्या बोला कि भाई मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी का नाम है, किसी का नाम सुनने की मुझे आदत नहीं है, कान फट जाते हैं मेरे, है ना, किसी का नाम सुनते सुनते, क्योंकि उनको भैया ये है कि बस मेरा नाम आए और किसी का ना आए, तो इसलिए वो किसी का नाम क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते। और जब उनको किसी का नाम पसंद ही नहीं है तो वो भैया इंग्लिश में कैसे छोड़ देंगे? तो उन्होंने क्या बोला, भाई इसका नाम मत लिखो, नाम मत लिखो, यहां पे इसकी जगह प्रोनाउन लिखो ही। क्या लिखो? प्रोनाउन लिखो ही, बस ऐसे लिखो। तो यहां पे नाउन की बार बार जो रिपीटेशन है उसको खत्म करने के लिए भी हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन दो ही जगह इस्तेमाल हो रहा है, या तो नाउन जहां पे दिखेगा नाउन, उस नाम की जगह किसी और शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वो उसको प्रोनाउन कहते हैं। दूसरा, नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए भी प्रोनाउन का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन, देखो यहां पे सेंटेंस देखो, लिखा हुआ है सोहन इज अ ड्राइवर, बस सोहन क्या है? ड्राइवर है। फिर सोहन लिख दिया, सोहन इज ड्राइविंग ए कार, मैं बता तो दिया तूने सोहन ड्राइवर है, फिर दोबारा इसमें सोहन लिखने की क्या जरूरत है? तो इसका मतलब यहां सोहन नहीं आएगा, इस लड़के के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे हम। किसका? ही का। सोहन इज अ ड्राइवर और ही इज ड्राइविंग अ कार। इंग्लिश को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक भी ऐसा बच्चा, सिंगल बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको समझ में ना आए। अगर वो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेगा तो 100% आपको जो है क्या दिखेगा? फायदा दिखेगा। ठीक है, ये बिल्कुल अभी न्यू चैनल जो है मैंने बनाया है अल्फा SSC करके, तो इस पे आप जो है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी कोई देख नहीं रहा है,
कोई बात नहीं, नया चैनल होता है तो नहीं देखते हैं बच्चे, लेकिन धीरे धीरे इसमें बच्चे देखेंगे जरूर, ठीक है। एक चैनल और है हमारा अल्फा स्पोकन इंग्लिश करके, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 10 लाख। तो उस पे मैंने इसका प्रमोशन नहीं किया है और ना ही मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि बच्चे खुद इस चैनल पे आए और खुद पढ़ें, ठीक है। मैं किसी भी प्रमोशन नहीं करता अपने चैनल्स पे, मैं किसी दूसरे चैनल का प्रमोशन नहीं करता, अपने का भी नहीं करता, ठीक है। तो मैं चाहता हूं खुद आए, खुद पढ़े, खुद सीखें, खुद ढूंढें, ठीक है। चलो, कंटेंट में जो है आपको दम मिलेगा, एक ही बार में दिमाग में बैठेगा, जो क्लास पढ़ाऊंगा, जो क्लास में समझाऊंगा, वो उसी क्लास में आपको याद होगा, ठीक है। चलो, तो यहां पे समझ में आया, रिपीटेशन यानी कि नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ऐसे देखो, राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल अच्छा लड़का है, और राहुल क्रिकेट खेलता है हर शाम को, है ना। राहुल प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। तो यहां पे राहुल जब मैंने लिख दिया तो दोबारा राहुल की क्या जरूरत है, इसको हटाओ और इसकी जगह ही लिखो। सीता लव्स सिंगिंग, भाई सीता को गाना पसंद है, और सीता ऑल्सो डांस भी अच्छा कर लेती है, डांस इज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीता है भाई 2 बार रिपीट हो रही है? जब एक बार मैंने लिख दिया तो यहाँ क्या जरूरत है, बता, तो मैं सीता के बारे में रहा हूं ना, तो इस सीता को यहां से काटो, और लड़की है तो इसके लिए क्या लिखो, शी ऑल्सो डांसेस वेल, क्लियर। एक और देखो, द बॉयज आर इन द पार्क, बॉयज कहां है, पार्क में है। तो यहां पे बॉयज लिखा हुआ है, बॉयज नाम नहीं लिखा हुआ किसी का, लेकिन बॉयज लिखा हुआ है, सभी लड़कों को एक साथ दिखा दिया गया है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट है, और बॉयज है यानी कि एक से ज्यादा है। तो जब ये सब्जेक्ट है और एक से ज्यादा है, और यहां पे दोबारा द बॉयज लिखा हुआ है, तो मतलब गलत है, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये दोबारा यहां पे लिखा हुआ है ना, तो जब एक व्यक्ति होता है तो उसके लिए तो हम ही लिख देते हैं, और जब एक से ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, दे। क्या लिखते हैं, दे लिखते हैं, दे। क्या लिखते हैं, दे। ही का मतलब वह, सिंगुलर, दे मतलब वे भाई वे आ रहे हैं, वे। एक मैं बोल रहा हूं वह आ रहा है तो एक की बात हो रही है, एक मैं बोल रहा हूं वे आ रहे हैं तो मतलब एक से ज्यादा की बात हो रही है। तो यहां पे द बॉयज है, पहले पता चल रहा है प्लूरल है, एक से ज्यादा है। और जब ये एक से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये द बॉयज यहां पे नहीं आएगा, क्या आना चाहिए फिर, द बॉयज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए, दे। कैसे पता चला, यहां से पता चला। दूसरे बात देखो, हेल्पिंग वर्ब भी उसने दे के हिसाब से लगा रखे आगे, क्लियर हुआ। तो यहां पे क्या आएगा, दे आएगा, यानी कि नाउन की रिपीटेशन को खत्म करना है। माई फादर इज अ टीचर एंड माई फादर गोज टू स्कूल डेली, मैं फिर से फादर लिख दिया, यहां पे भी फादर लिख दिया। तो माई फादर तो ठीक है, यहां पे इस माई फादर को हटाना पड़ेगा, इसकी जगह ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई लड़का है, क्लियर हुआ। तो आप ही का इस्तेमाल करेंगे, ही गोज टू स्कूल डेली, क्लियर। तो यहां पे हमने नाउन की रिपीटेशन को खत्म करने के लिए भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, और पहले मैं आपको प्रोनाउन चार्ट को दिखाता हूं। ये देखो, ये जो देख रहा हो ना चार्ट, ये वो चार्ट है जिसको देखकर बच्चों के पसीने यहां से निकलने लगते हैं और पता नहीं कहां कहां से निकलते हैं, ठीक है। ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट ऐसा चार्ट है जिसको देख करके बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपकी 3 से 4 क्लासेस लूंगा प्रोनाउन पे, और 3 से 4 क्लासेस में आपको 100% जो है प्रोनाउन समझ में आएगा। अब यहां पे एक चीज देखो, ये जो प्रोनाउन चार्ट है, इसमें से कुछ ऐसे शब्द जो मैंने अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, बिल्कुल, है ना, अभी तो बताए थे भाई, इतनी जल्दी भूल गए क्या। देखो कौन से शब्द है वो, ये वाले जो शब्द है अभी मैंने आपको बताए थे, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, अभी बताए थे नहीं बताए थे, बताए थे सर, अभी बताए थे ना। तो ये वाले जो शब्द हैं ये अभी बताए थे भाई, इनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन अब अपनी बुद्धि को, बच्चों वाली बुद्धि जो थी वो अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको समझाई थी, अब बुद्धि को थोड़ा खोल लो, क्या कर लो, खोल लो। अब ये जो बुद्धि है इसमें ये फिट करो कि यहां पे जो कुछ दिख रहा है ये सबका सब प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रोनाउन का चार्ट, प्रोनाउन की टेबल। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन का चार्ट बोल दो या प्रोनाउन की टेबल बोल दो। यानी कि यहां पे ये लाइन भी प्रोनाउन, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सभी लाइन प्रोनाउन है। और इसको याद करना कुछ नहीं है, याद 1 मिनट में आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको इस टेबल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसमें इतनी सारी चीजें क्या क्या लिखा हुआ है ना। देखो यहां पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये चीजें लिखी हुई है ना। फिर दोबारा थर्ड लिखा हुआ है, फिर दोबारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मतलब पहले इसका ही कलेश काटना पड़ेगा कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या, तभी तो समझ में आएगा भाई क्यों लिख रखा है। फिर आपको ये चीज दिखेंगी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव। तो भाई सब्जेक्ट को तो आप जानते हैं, सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला, है ना, जो डूअर होता है। पजेसिव क्या होता है इसको भी बताऊंगा, इसमें भी पजेसिव है और इसमें रिफ्लेक्सिव है, इनको बताऊंगा। जब आप इनकी हेडिंग को, हेडलाइन को जान जाओगे ऐसे, फिर इसके अंदर की कंटेंट को आप आसानी से समझ पाओगे कि आखिर ये है क्या चीज, ठीक है। अब देखो यहां पे ये चीजें लिखी हुई है, पर्सन, इन पर्सन को समझो पहले, ये पर्सन आखिर कहना क्या चाहते हैं ना।
इनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है पर्सन की में, पहले इनको देखते हैं हम। ठीक है भाई, देखो ये जो पर्सन है, पर्सन अभी हमने देखे 3 तरह के पर्सन हो रहे हैं। कितने तरह के पर्सन है? 3 तरह के पर्सन थे अभी हमने बिल्कुल देखे हैं। पर्सन कितने तरह के देखे? 3 तरह के देखे। कौन कौन से पर्सन है? इसको बोलते हैं पर्सन कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? पर्सन कॉन्सेप्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अभी सर हमने देखे 3 पर्सन। फर्स्ट था, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सेकंड क्या था भाई? सेकंड था हमारा सेकंड पर्सन। अरे जब सेकंड नाम है तो सेकंड पर्सन ही तो होगा, है? सेकंड में कोई फोर्थ पर्सन थोड़ी लगाएंगे हम। और फिर आ गया थर्ड, यानी कि थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। अब मुझे एक बात बताओ, थर्ड पर्सन तो आप कई बार यूज भी करते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं ना ऐसे नाम को। थर्ड पर्सन जैसा नाम आपने यूज किया होगा, भाई वो तो थर्ड पर्सन है, उसको छोड़ना, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, तीसरे व्यक्ति को हम अपने बीच में नहीं घुसने देंगे, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? मतलब कुछ ऐसा है कि 2 लोगों के बीच में वो कोई तीसरा व्यक्ति है, ऐसे ही आपको लग रहा है ना? हाँ ऐसा ही है। तो ये इन 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति होता है, इसलिए इसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब इसकी रियल डेफिनेशन सुनो, ये पर्सन है क्या? ये पर्सन कॉन्सेप्ट को ऐसे हम समझेंगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, ये हमेशा वो व्यक्ति होगा जो बोलता है। भाई कहां पे बोलेगा? अब जैसे मैं और आप क्लास में बैठे हुए हैं, अब मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, तो मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन हूं। अगर आप बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे। अब जो मैं बोल रहा हूं, मैं ही कौन हो जाऊंगा? फर्स्ट पर्सन हो जाऊंगा। बोलने वाला कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। कौन होता है भैया? फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके सामने लिख देते हैं यहीं पे। फर्स्ट पर्सन कौन है भैया? बोलने वाला। बोलने वाला, बस इतना याद रखो। बोलने वाला कौन है? फर्स्ट पर्सन है। और सेकंड पर्सन कौन सा होता है? सेकंड पर्सन होता है आपका सुनने वाला। कौन सा होता है भैया? सुनने वाला। भाई जो सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन। तो आप सोचेंगे सर क्या मैं सेकंड पर्सन हूं? भाई मैं तो फर्स्ट पर्सन हुई, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। आप क्या है? सेकंड पर्सन। मेरे लिए सेकंड पर्सन है ना आप। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी बात होगी, जिसकी बात करेंगे, जिसकी बात करेंगे या जिसकी बात होगी। भाई कौन करेगा इनकी बात? भाई ये दोनों बातें कर रहे हैं आपस में, ये बोल रहा है, ये सुन रहा है, दोनों बातें किसकी कर रहे हैं? इसकी कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा व्यक्ति होता है थर्ड पर्सन, ये कौन है? ये थर्ड पर्सन ही तो है जिसकी हम बात करते हैं। अब जैसे मैं और आप मिलके ना किसी की बातें करने लगे आपस में, तो भाई किसी की चुगली भी करेंगे बीच में, बाबा ना बहुत बुरा यार, उसने ना ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे बोलते हैं ना। तो यानी कि मैं और आप मिलके किसी तीसरे व्यक्ति की चुगली कर रहे हैं भैया। तो जो तीसरा व्यक्ति है वो मेरे और आपके लिए तीसरा है, थर्ड है हमारे लिए। मैं बोलूंगा तो मैं फर्स्ट पर्सन, आप बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन। जब मैं सुनूंगा तो मैं सेकंड पर्सन, अगर आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। क्लियर हुआ? अब यहां पे एक छोटी सी टर्म और है, उस टर्म को और आप क्लियर कर लो। वो क्या है? वो टर्म ये है, आपको ये पता है कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं? मैंने नाउन का टॉपिक पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको एक बार बता दूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लेना। सिंगुलर जैसे बोलते हैं ना भाई ये तो सिंगल है, बोलते हैं ना लड़कों के बारे में या लड़कियों के बारे में, कहीं आप सिंगल हो, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो सिंगल है यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर यानी कि एक, मतलब अकेला है क्या भाई? है सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो होता है वो सिंगुलर कहलाता है। अब चाहे वो एक व्यक्ति है, एक लड़का है, एक लड़की है, एक वस्तु है, कुछ भी हो, एक जगह है, कुछ भी हो सकती है। तो सिंगुलर मतलब एक। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं अकेला ही तो हूं, कोई और थोड़ी बोल रहा है, यहाँ पे मैं ही बोल रहा हूं बस अकेला। तो मैं फर्स्ट पर्सन हुए तो, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। ऊपर से मैं अकेला हूं भाई, यहाँ पे क्या हूं? अकेला। तो इन चीजों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है सिंगुलर और एक आपका होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल होता है। एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। अब भाई जब मैं बोल रहा हूं अकेला, मैं अकेला ही तो बोल रहा हूं। जब मैं अकेला बोल रहा हूं तो मैं अपने लिए आई का इस्तेमाल करूंगा। आई यानी कि मैं बोल रहा हूं भैया, तो मैं आई का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूं तो मैं आई का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा? आई का। अगर मेरे साथ यहाँ पे एक और व्यक्ति होता तो अब हम बोलने वाले दोनों हो जाते, फिर हम एक थोड़ी रहते ना, हम सिंगुलर नहीं है, फिर हम प्लूरल है। एक से ज्यादा जितने भी हैं सब प्लूरल हैं, तो भाई वो भी हो जाता मेरे साथ शामिल। फिर मैं नहीं रहता, मैं हम बन जाता। क्या बन जाता? हम। और हमको क्या बोलते हैं? हमको क्या बोलते हैं? हमको बोलते हैं भैया वी। क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है आई और प्लूरल में आता है वी। क्लियर हुआ? सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी ऐसे आता है। अब देखो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन होता है? सुनने वाला। अब हम दोनों तो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं या मेरे साथ कोई और होगा वो भी बोल रहा है। अब बातों को सुन कौन रहे हो? आप सुन रहे हो। अच्छा, हमारे इंडिया में कहावत है, कहावत क्या एक चीज है कि भाई हम किसी को भी ना रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। अगर एक बैठा हुआ है उसको भी ये बोलेंगे आप इधर हो जाओ, ऐसे बोलते हैं ना, आप या तुम, ऐसे कह के बोलते हैं।
अगर एक होगा तब भी आप या तुम बोलेंगे, एक से ज्यादा होंगे तो बोलेंगे आप ना इधर आ जाओ भाई। एक से ज्यादा होंगे तब भी ऐसे बोलते हैं, और अकेला होगा तब भी ऐसे बोलते हैं। तो आप क्या है, आप सेकंड पर्सन है, आप क्या है, सेकंड पर्सन है। तो आपके लिए मैं यू का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा, यू का। आप या तुम, इसका एक ही मतलब होता है। और यू जो है ना वो एक के लिए भी यू ही आएगा, और एक से ज्यादा होंगे उनके लिए भी यू ही आएगा, यू ही आएगा भाई, एक से ज्यादा के लिए भी। आप या तुम दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि भाई आप अकेले हो तब भी मैं आपके लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हूं, आप एक से ज्यादा हो तब भी आपके लिए आपका इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब आप सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं। आप क्या है, सिंगुलर भी आप ही हैं, प्लूरल भी आप ही हैं। क्लियर हो गया। तो यू जो है वो दोनों तरह से काम करेगा। अब भैया थर्ड पर्सन है जिसकी बात होगी। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, आपकी और मेरी बात हो रही है बीच में, मतलब आप और मेरी बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसी न किसी लड़के के बारे में करें। भाई मैं और आप मिलके किसी लड़के के बारे में भी तो बात कर सकते हैं। अगर मैं और आप मिलके किसी लड़के के बारे में बात करें, अगर वो एक ही है लड़का, सिर्फ एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो लड़के के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं। हाँ सर, ही का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं, ही का। तो मैंने ही लिख दिया। अगर मैं और आप मिलके किसी लड़की के बारे में बात करने लगे, तो वो अकेली लड़की है तो उसके लिए सी का। मैं और आप मिलके किसी वस्तु के बारे में बताने लगे, यार वो बाइक तो बहुत बेकार है, वो गाड़ी तो कभी चलती नहीं है, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। और जब वस्तु के बारे में बात करेंगे तो इट का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया लड़के के लिए, ये हो गया लड़की के लिए, ठीक है, और ये हो गया वस्तु के लिए। किसके लिए, वस्तु के लिए। और तीनों का हिंदी में जो मतलब है वो होता है वह। क्या होता है, वह या यह। इन तीनों का हिंदी में मतलब सेम है भाई। वो लड़का के लिए वह बोल रहा है, वह आ रहा है, वह खराब हो गई है, वह आ रही है, वो मोटर खराब हो गई है, मतलब कुछ भी इस्तेमाल करेंगे वह या यही आएगा। तो यहां पे समझ में आया। तो ये थर्ड पर्सन बोलते हैं इनको, और इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पूरी इंग्लिश में यही चलेंगे आगे। इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में भी क्या है, ये सिंगुलर है। तो इनको बोलेंगे, याद रखना आगे जब भी मैं बोलूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। ये जो हैज हो गया, डज हो गया, ये इनके साथ ही लगता है, ऐसे बोलते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, ऐसे बोलूंगा, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन बोलते हैं। इनको याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब तो भैया हम एक के बारे में बात करें, अगर ये एक से ज्यादा है, अगर लड़का एक से ज्यादा है फिर क्या होगा, लड़कियां एक से ज्यादा है फिर क्या होगा, कोई वस्तुएं हैं और वो एक से ज्यादा हैं तो क्या होगा। अगर इनमें से कुछ भी या सब एक साथ हो या एक एक करके हो, अगर एक से ज्यादा है, इन सब के लिए एक ही कॉमन शब्द है, उसका नाम है दे। क्या नाम है, दे। दे का मतलब होता है वे। दे का मतलब क्या होता है, वे। तो दे को हम इस तरह से लाते हैं। तो क्लियर हुआ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू आएगा दोनों जगह, थर्ड पर्सन में ही सी इट, और आपका प्लूरल में आ जाएगा दे। क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पर्सन कॉन्सेप्ट है ये काम करता है। और ये जो चीजें आपके यहां पे लिखी हुई हैं, इनको ही हम किस में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट में। यही चीजें सब्जेक्ट होती हैं। अब आ जाओ पीछे, यही चीजें क्या होती हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में यही पढ़ा है हमने, आई वी यू दे ही सी इट, यही सब्जेक्ट होती हैं। यही क्या बनती हैं, सब्जेक्ट बनती हैं। अब समझ में आया, फर्स्ट पर्सन में आई क्यों लिखा हुआ है, आ गया सर समझ में, है ना। सेकंड पर्सन में यू क्यों लिखा हुआ है, थर्ड पर्सन में ही क्यों लिखा हुआ है, और थर्ड पर्सन 3 बार है, मतलब क्योंकि 3 शब्द होते हैं ना उसमें, ही सी इट, तीनों आ गए थर्ड पर्सन के, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन में दोबारा से यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्यों आया, क्योंकि भैया ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सिंगुलर वाला है, आई। अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल वाला देखेंगे तो वी हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्लूरल यू हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल दे हो जाएगा। क्लियर हुआ कि ये चीजें यहाँ पे क्यों लिखी हुई थी, है कोई दिमाग में कोई किसी के कीड़ा थोड़ी है कि जिसने यूं ही लिखी है ये चीजें, है ना, वे कुछ ना कुछ सोच के लिखी होंगी। तो ये इस तरह से इस चार्ट में लिखी गई हैं। क्लियर हुआ, इस तरह से इस चार्ट में ये जो चीजें हैं लिखी गई हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन के 3 होते हैं, फिर ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये वाली चीजें क्या हैं, लिख दो भाई यहीं पे, आपको याद हो जाएगा आगे, ठीक है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो काम आ जाएगा। ये जो चीजें हैं ये यहीं पे लिख देते हैं, ये रही। ये जो चीजें हैं ये किसके लिए हैं, प्लूरल के लिए हैं। किसके लिए हैं, प्लूरल के लिए। ये प्लूरल की चीजें हैं, ठीक है, ये वाली प्लूरल की चीजें हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये वाली जो चीजें हैं ये सिंगुलर की हैं, किसकी हैं, सिंगुलर की हैं, और ये थर्ड पर्सन की 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। क्लियर। तो आप पर्सन कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझोगे। अब इसका मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये सब्जेक्ट में इस्तेमाल होती हैं, और इन्हीं चीजों का एक ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे आई है, आई को हम ऑब्जेक्टिव केस में क्या बोलते हैं, मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मी। यू को ऑब्जेक्टिव केस में यू ही बोलेंगे। ही को बोलते हैं हिम, शी को बोलते हैं हर, इट को बोलते हैं इट, और वी को बोलते हैं अस। यू को सेम ही रहेगा, इट और यू सेम ही रहते हैं ज्यादातर, और दे का हो जाता है देम। ये कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा पहले, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इस चीज को पढ़ा ना हो।
पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, अगर आपको याद नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इनको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। भाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, ये ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अगर आपसे मैं बोलने लगूं पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आपकी बुद्धि में आना चाहिए सर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन चार्ट में जो है वो ही आपका पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन वो ही है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को ही क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको आज की क्लास में रूल से सिखाने वाला हूं कि किस तरह से इनके रूल्स जो हैं वो काम करते हैं और एग्जाम में किस तरह से ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हुआ। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पर्सनल प्रोनाउन कुछ भी नहीं है सर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो केस है ना वही पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। और इसी में आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं। ए पर्सन यूज्ड फॉर पर्संस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर हो गया। चलो अब देखो, ये पर्सनल प्रोनाउन में ये वाली जो चीजें हैं, ये वाली जो चीजें लिखी हुई हैं, ये किस में यूज होती हैं, सब्जेक्टिव केस में, और ये वाली जो चीजें हैं किस में इस्तेमाल होती हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस को ही नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। आप ना नाउन जब पढ़ोगे ना, नाउन में केसेस आते हैं, आपने पढ़ा होगा नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे पजेसिव केस। तो नॉमिनेटिव जो केस इज इक्वल टू क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, कुछ नहीं होता है। ये बस ना ये नाम इतने बड़े बड़े हैं कि नाम से डर जाते हैं बच्चे, इनमें है कुछ नहीं। ये सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव एक ही बात है। क्लियर हुआ। और ऑब्जेक्टिव केस आपका अलग से होता ही है, इनकी हिंदी में मैंने लिख रखी है। जिन बच्चों को हिंदी नहीं आती, बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूं तो मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, दिक्कत मत लो, ठीक है। जिनको हिंदी नहीं आती हिंदी भी याद कर लो, हिंदी भी पूरी साथ के साथ लिखी हुई है। अब यहां से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ चीजें जो है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा सब्जेक्टिव केस के बारे में। सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है कि चीजें जो हैं वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होती हैं। किसकी तरह, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए। सब्जेक्टिव केस का मीनिंग तो यही होना चाहिए भाई कि चीजें सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए, है ना। अब देखो, कई बार आपको सेंटेंस में ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, मी एम प्लेइंग क्रिकेट। भाई मी एम प्लेइंग क्रिकेट क्या होता है, ये मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, अभी हमने पढ़ा। तो फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मली ये होता है भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। ये पढ़ा है सर फॉर्मूला। तो नॉर्मल सेंटेंस में आगे सब्जेक्ट ही आता है ना। तो यहाँ पे मी लिखा हुआ है, मी तो कभी नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है, मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मी की जगह क्या आएगा, आई, क्योंकि आई का तो होता है मी। तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, गलत है। क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए यहाँ पे। क्लियर हुआ। देखो, हिम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हिम किसके लिए आता है, ही के लिए। तो ही नहीं आएगा, ये हिम नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। देम, देम नहीं आएगा, क्या आएगा, दे आएगा। तो यहां पे इसने क्या इस्तेमाल कर रखा है, ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रखा है। ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट आना चाहिए था। सब्जेक्ट आपका एकदम ठीक हो जाएगा। क्लियर, क्या ठीक हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका एकदम ठीक हो जाएगा। अब यहां पे एक रूल आपका निकल के सामने आता है, बी प्लस सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। सब्जेक्टिव केस कहां पे इस्तेमाल होता है, बी के साथ भी आप सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों को ये नहीं पता है कि ये बी है क्या। इस बी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि ये बी है क्या। जितनी भी आप चीजें पढ़ते हैं ना, ये जो इज एम आर आप पढ़ते हैं, इज एम आर हो गया, आपने जो पढ़ी है वाज वर, क्या हो गया, वाज वर्ग, है ना। ये जो चीजें आप पढ़ते हैं इनको ही बोलते हैं बी वर्ब। बस अगर मैं किसी सेंटेंस में ऐसा लिखूं कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर वर्ब लिखो, यही तो होता है फॉर्मूला, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। अगर मैं आपसे ये बोलने लगूं इसकी जगह क्या लिखो, बी लिखो, यहां अगर मैं लिख दूं बी की फॉर्म्स आएंगी, तो जब मैं बी की फॉर्म्स लिख रहा हूं इसका मतलब है कि ये फिक्स है। यहां पे या तो इजएमआर आएगा या यहां पे वाजवर आएगा, ये फिक्स है ये चीज, अब इसको चेंज नहीं कर सकते आप। जब मैं खाली हेल्पिंग वर्ब लिख रहा था तो हेल्पिंग वर्ब जब मैंने लिखी थी तो इसका मतलब क्या हो रहा था, वहां पे हेल्पिंग वर्ब जब मैं लिख रहा था इसका मतलब है कि वहां पे तो भैया बहुत सारी चीजें अभी हमारे पास है ना, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब मैं बी लिख रहा हूं ना बी, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे फिक्स है भाई, यहां पे ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। क्लियर हो गया। तो बी मतलब वर्ब की फॉर्म्स ही होती हैं। बी मतलब बी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये वर्ब की फॉर्म्स के अंदर ही आता है वैसे, ठीक है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये होगा, बी का मतलब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। चलो अब देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे फॉर्मूला क्या कहता है कि बी जब भी आएगा तो सब्जेक्टिव केस आएगा। लेकिन यहां पे एक चीज देखो, लिखा हुआ है इट इज मी, ऐसे तो बोलते हैं, इट्स मी, कौन है भैया, इट्स मी, मैं हूं भैया, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये जो इट्स मी लिखा हुआ है ना, क्या ये सही है भाई, ये सही तो नहीं हो सकता। ये सही है सर, हमने तो ऐसा ही सुना है, बचपन से ऐसे ही सुनता है सर, ये इट्स मी है भाई। स्पोकन इंग्लिश दो तरह की इंग्लिश है, एक स्पोकन इंग्लिश और एक आप जो पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं फंक्शनल इंग्लिश।
कंपटीशन एग्जाम में जो पढ़ते हैं ना, इसको फंक्शनल इंग्लिश बोलते हैं। कौन सी इंग्लिश? फंक्शनल इंग्लिश। अब यहां पे एक बात है जो समझने वाली है, और उस बात को अगर आपने नहीं समझा तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखो, जब हम सेंटेंस को लिखते हैं नॉर्मली तो फॉर्मूला यही होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो एक बात मुझे बताओ, इसमें से किस शब्द को अगर हम हटा दें तब भी सेंटेंस पूरा बनेगा? सर अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा देंगे तब भी सेंटेंस बन जाएगा। हाँ सर, हमने सुना है सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो है सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या ऐसा शब्द हटाऊं जो तब भी सेंटेंस बन जाए? बताओ क्या बन जाए? सर अगर वर्ब को हटा देंगे तो बन जाएगा क्या? बताओ, वर्ब को हटा दूं तो सेंटेंस बन जाएगा? देखो अभी हटाता हूं, ये मैंने वर्ब हटा दी, वर्ब मैंने हटा दी। अब मैं सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं। सब्जेक्ट में कुछ भी ले लो, जैसे ही ले लिया, हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी जो आपका मन करे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कुछ भी ले लो। मैंने हैज ले लिया, ही हैज या ही इज, ठीक है, कुछ भी ले लो, ही डज लिख दिया, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? नहीं बन रहा सर, ये तो अधूरा रह गया, अधूरा रह गया ना। इसका मतलब कि भैया बिना वर्ब के काम नहीं चलेगा, बिना वर्ब के काम नहीं चलेगा, तो वर्ब तो मुझे चाहिए चाहिए, वर्ब के बिना नहीं चलेगा। दूसरा मैं बोल रहा हूं, चलो और हम हेल्पिंग वर्ब हटा के देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने हटा दी है। अगर मैं सेंटेंस में से लिखता हूं, खाली वर्ब लिख दी मैंने, ही प्लेज, तो सर ऐसे तो सेंटेंस हमने देखे हैं, ही गोज, ये तो हमने सेंटेंस देखे हैं। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखोगे तब भी सेंटेंस बन जाएगा, यही है ना इसका मतलब। भाई हेल्पिंग वर्ब मत लिखो, सब्जेक्ट और वर्ब लिख दो, सेंटेंस 100% बनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता सेंटेंस ना बने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटेंस तो बनना चाहिए। तो अगर हम सब्जेक्ट को हटा दे तो कुछ बनेगा? भाई सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो खाक का सेंटेंस है वो है, तो सब्जेक्ट तो रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि सेंटेंस में क्या होता है, मिनिमम दो चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट और आपकी जो वर्ब है वो होनी चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब जो है आपकी होनी चाहिए। अब एक बात आपको याद रखनी है, वो क्या है कि ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब अभी हमने यहां से हटाई है, ये जो हेल्पिंग वर्ब हमने हटाई है, क्या हटाई है? हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारी सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तो सेंटेंस नहीं बनेगा, बेशक हेल्पिंग वर्ब ना हो तो काम चल जाएगा। जब हमारे सेंटेंस में, याद रखना है, अब जब सेंटेंस में क्या नहीं होगी, जब सेंटेंस में अगर ये वर्ब नहीं हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब है ना। जब सेंटेंस में वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं दिख रही है, वर्ब नहीं है, तो क्या होगा? तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी, HV, हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब मानी जाएगी, वर्ब मानी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब को ही वर्ब मानते हैं। क्यों मानते हैं भैया वर्ब? आपने वर्ब की क्या वो क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी क्या? वर्ब को दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है वर्ब? एक तरफ होती है सर हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, और एक तरफ आपकी होती है मेन वर्ब, क्या होती है? मेन वर्ब होती है। तो वर्ब का मतलब ये नहीं है सिर्फ ये फॉर्म ही फॉर्म चलते रहेंगे, ये वर्ब की फॉर्म्स वाला वो है, ठीक है। तो वर्ब का मतलब ये नहीं है कि भैया फॉर्म ही फॉर्म चलेंगे वर्ब में, नहीं। वर्ब का मतलब है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है और ये मेन वर्ब भी आ सकती है। हेल्पिंग वर्ब को फिर से डिवाइड करते हैं, एक तरफ आपकी आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक तरफ आपके आते हैं मॉडल्स। तो अब आप ये मत सोचना कि मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं तो सर मैं तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज ही लगाऊंगा बस। भैया हेल्पिंग वर्ब में ये भी आते हैं मॉडल्स भी, आप वहां पे मॉडल्स को भी काउंट करके चलोगे, अपनी बुद्धि में मॉडल्स भी होने चाहिए। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब बोल रहा हूं इसका मतलब है वहां पे मॉडल्स भी आ सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, कुछ भी आ सकता है, और वहां पे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड भी आपके आ सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पे आपको जो कॉन्सेप्ट है, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वो मेन वर्ब नहीं होगी तो आप हेल्पिंग वर्ब को ही वर्ब जो है मानोगे, मेन वर्ब की तरह काम करेगी। इसका मतलब आपने ये सेंटेंस जरूर सुने होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिंदी में उसके पास एक पेन है, उसके पास क्या है? एक पेन है। ये हो नहीं सकता कि आपने सेंटेंस ना सुना हो। यहां पे देखो मैंने बोला था वर्ब होनी चाहिए सेंटेंस में, वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं बनेगा। यहां पे तो हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब तो मुझे दिख नहीं रही, मतलब जब सेंटेंस में वर्ब खुद प्रेजेंट ना हो तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? इसी को ही मेन वर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसी को ही मेन वर्ब, क्योंकि भाई ये तो सब्जेक्ट हो गया है, और ये पेन क्या है? ये नाउन है, ये क्या है? किसी चीज का नाम है, तो वर्ब तो है ही नहीं इसमें, कहीं भी वर्ब दिख रही है? नहीं है। तो जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होती है मेन वर्ब, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम करती है। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कभी हेल्पिंग वर्ब सोचने लगो नहीं सर हम तो अब भी मानेंगे हैं, अब भी मानोगे तो रजाई में मुंह दे के सो जाओ, इससे ज्यादा आसान कहीं नहीं मिलेगा। इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ लोग पेड कोर्सेज में नहीं पढ़ाते, बोल देते नहीं पता तो कहीं और चले जा, कहीं और से पढ़ ले, ऐसे बोल देते हैं।
लेकिन मैं आपको इतनी डिटेल में समझा रहा हूं, इतना खोल खोल के, अगर फिर भी आपकी बुद्धि में ना बैठे ना, फिर समझ लो आपके दिमाग में कचरा ही है बिल्कुल, ठीक है। ये बात ध्यान समझना। अब देखो, अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं मेन वर्ब। मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पे एक चीज देखो, ही कौन है, सब्जेक्ट है। अब यहां पे कहीं भी वर्ब की फॉर्म है भाई, वर्ब की फॉर्म ये होती है, जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गोन हो गया, ये वर्ब की फॉर्म है। आस्क हो गया, आस्क्ड हो गया, है ना। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं, वॉच हो गया, है ना, इसकी तीसरी फॉर्म हो गई वॉच्ड, सेकंड फॉर्म हो गई वॉच्ड। तो ये होती है वर्ब की फॉर्म। तो यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ब मतलब काम, तो काम तो कुछ हो ही नहीं रहा, सिर्फ ये बताया गया है कि ये लड़का क्या है, अच्छा लड़का है, कोई काम हुआ नहीं। क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है, इंफॉर्मेशन दी गई है सिर्फ। तो जब सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है तो वर्ब का कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब ये जो इज है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब जो है सेंटेंस में होनी ही चाहिए, बिना वर्ब के काम नहीं चलेगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो, जब सेंटेंस में बी की फॉर्म्स होती हैं, क्या होती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं, और जब बी की फॉर्म्स यानी कि इजएमआर वगैरह, ये जो चीजें हैज है वगैरह हैं, ये चीजें किसका काम करें, मेन वर्ब का काम करें। किसका काम करें, मेन वर्ब का। जब ये फॉर्म्स मेन वर्ब का काम करें तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, सब्जेक्टिव केस। अब आ जाओ यहां पे लिखा हुआ है इट इज मी, यहां पे वर्ब है। सर वर्ब की तो कोई फॉर्म दिख ही नहीं है, मैंने सर दोनों चक्षुओं से ध्यान से देखा, अपने नेत्रों से, यहां पे कहीं पे भी वर्ब की फॉर्म नहीं दिखाई दे रही। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इज है ये मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब है तो इसके बाद अब क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए। तो ये जो मी है ये गलत है। असली सेंटेंस है इट इज आई, असली सेंटेंस ये है, ये सेंटेंस है सही। यानी कि जब बी जो है वो मेन वर्ब की तरह काम करे, यानी कि इजएमआर वाली जो चीजें हैं, वाजवर वाली जो चीजें हैं मेन वर्ब की तरह काम करेंगी, तो वहां पे उसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। आ जाओ एक और देखो, मैंने बोला है इट वाज हिम हु कॉल्ड यू। भाई इट यहां है, हिम यहां है, वाज यहां है, हिम यहां है, इससे आगे अलग सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जबकि यहां पे मेन वर्ब ये है। भाई यहाँ पे अलग से तो कोई काम है ही नहीं इस सेंटेंस में, यहां तक, है ना। तो जब इसमें अलग से कोई काम नहीं है, इसमें अलग से कोई काम नहीं है इस सेंटेंस में यहां तक, इसका मतलब क्या है कि ये जो है वाज वर्ब जो है ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। लिख क्या रखा है, ऑब्जेक्टिव केस। तो हिम नहीं आना चाहिए, हिम किसका होता है, ही का। तो यहां पे आना चाहिए ही, सब्जेक्टिव केस की तरह। क्लियर हुआ। इसी तरह से इट इज आई, अच्छा ये तो बिल्कुल ठीक है, इट हो गया सब्जेक्ट, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, और सब्जेक्टिव केस आ गया, ऑब्जेक्टिव नहीं लिख रखा है। इट इज मी नहीं, इट इज आई। क्लियर हो गया। हु एम रिस्पॉन्सिबल, क्लियर। यहां पे आगे देखो, सिर्फ मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं अभी, ये बाकी के सेंटेंस में कोई एरर है उसको इग्नोर मारो, सिर्फ ये समझो जो समझा रहा हूं, बाकी की चीजें आगे हम पढ़ते चले जाएंगे, तब अपना आप क्लियर होती चली जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, इट वाज हिम, तो हिम आना चाहिए क्या, इट सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है, और यहां पे क्या है, हिम आया हुआ है, नहीं आना चाहिए, ही आना चाहिए। इट इज हर, हर नहीं सी आना चाहिए। द ओनर्स आर देम, द ओनर्स सब्जेक्ट है, आर क्या है, क्योंकि आगे कोई वर्ब नहीं है ना भाई, वर्ब नहीं है ना, तो ये क्या है, देम नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दे आना चाहिए, क्योंकि दे का है ना ऑब्जेक्टिव केस देम, ठीक है। द लीडर्स वाज मी नहीं, लीडर्स वाज आई। इट इज अस, इट इज अस नहीं, इट इज वी। हु मस्ट गो फर्स्ट, हु मस्ट गो फर्स्ट। क्लियर हुआ। एक बार भाई बता दो, चाहे कितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, एक बच्चा जुड़ेगा, अगर एक भी ना जुड़ेगा तब भी क्लास चलेगी। मुझे पता है एक दिन इन बच्चे इन चीजों को जरूर सीखेंगे, ठीक है, जरूर आएंगे एक दिन, जरूर पढ़ेंगे। चलो एक बात मुझे बता दो, जितने भी हैं, तो आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये समझ में आई ना कि किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो आगे से कभी भी आपसे कोई बोले भाई इट इज मी, तो उस पर हंस लेना थोड़ा सा चुपचाप ऐसे ही करके, है ना, तो बोल देना भाई ठीक है, तो ठीक है ना, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं, हमारे यहां ऐसा ही होता है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम की बात करोगे फंक्शनल इंग्लिश की, तो इट इज, अब यहां पे मेन वर्ब है तो इट इज मी नहीं, इट इज आई आएगा, लेकिन किसमें, फंक्शनल इंग्लिश में, ठीक है। फंक्शनल इंग्लिश में जब आप गवर्नमेंट एग्जाम में पेपर दोगे तो आपको ये सही करके आना है, ये है असली ग्रामर, ठीक है, ये है असली ग्रामर का रूल। क्लियर। तो इट इज मी होगा, इट इज वी होगा, कभी दिखाई दे तो सही रहेगा, इट इज ही होगा, ये भी सही होगा, इट इज, अब क्या लिखो भाई, यू होगा,
सही रहेगा। क्लियर होगा, ये चीजें ठीक रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे अस लिख दूं वी का ऑब्जेक्टिव केस तो गलत है, ही का हिम लिख दूं या हर लिख दूं गलत है, ठीक है। यू का यू ही रहेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसमें तो बहुत फायदा है ना सर, यू में तो बहुत फायदा है, सब्जेक्ट भी सेम ऑब्जेक्ट भी सेम, हरा कुछ भी लिख दो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपकी सेम रहेंगी, इनमें कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। क्लियर, तो ये चीज थोड़ी बहुत क्लियर हुई भाई। सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक तो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल सेंटेंस में सबसे आगे सब्जेक्ट ही लगता है, आपको पता है ये नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। कोई भी नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाते हैं, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जब आप ऐसे बी को आप मेन वर्ब की तरह देखो, उसके बाद भी आपको सब्जेक्ट को ही लिखना है। क्या लिखना है, उसके बाद भी सब्जेक्ट को ही लिखना है, ठीक है भाई। चलो अच्छा, क्लासेस की जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे, हमारे पे टेलीग्राम वेलीग्राम पे जो है मैं डालूंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। ऐप पे ही मिलेंगी, ऐप का नाम वही है जो चैनल का नाम है अल्फा एसएससी, लोगों से ही पहचान लोगे, लोगो देख लेना उससे पहचान में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा भाई। देखो जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी अपने आप। अभी हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ में ना आ रही हो, अब ऐसा थोड़ी है। अभी भाई हम एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, आप ये आपका रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ठीक है, ये रास्ते पे आप जा रहे हो, आगे जाके मोड़ बिल्कुल कम हो गया, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी ऐसे ऐसे झाड़ियां आ गई, घेर लिया झाड़ियों ने, हैं। अब धुंध भी पड़ रही है साथ में, तो क्या धुंध में ऐसा होता है कि हमें यहां से और पूरा रास्ता साफ दिख जाएगा एक बार में? नहीं दिखेगा। जैसे जैसे चलते जाते हैं वैसे वैसे रास्ता साफ होता जाता है, जैसे जैसे चलेंगे रास्ता साफ होता चला जाएगा, समझ आया। तो आज की क्लास में जो मैंने पढ़ाया इसको बस ध्यान में रखना, आगे जाओगे, आगे आप जब जाओगे तो ये चीजें ना अब आप आगे रिलेट कर पाओगे आगे की चीजों से, फिर ऑटोमेटिक पीछे की चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार में होगी, पीछे की चीजों को याद रखो, आगे जैसे जाएंगे प्रोनाउन में आपको ये चीजें क्लियर और हो जाएंगी अच्छे से, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहां पे यूज होता है। देखो अभी हमने सब्जेक्ट को देखा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, सब्जेक्ट नॉर्मल हर सेंटेंस में सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले? हाँ सर सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगेगा। और सब्जेक्ट कहां पे लग रहा है? जब आपकी सेंटेंस में वो नहीं है, वर्ब की फॉर्म नहीं दे रखी है, और सिर्फ क्या दे रखा है, वर्ब की फॉर्म नहीं है, सिर्फ उसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो दे रखी है और कोई अलग से शब्द दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वही मेन वर्ब का काम कर रही है, और उसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। क्लियर हुआ। फिर ये ऑब्जेक्टिव केस कहां पे आता है, ऑब्जेक्ट कहां पे आते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब ये वाले जो शब्द है ये कहां पे आते हैं, फिर ये वाले जो शब्द है ये कहां पे आते हैं, फिर ये वाले शब्द कहां पे आएंगे, फिर ये वाले। भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ये तो आपको पता होना चाहिए। यू का यू ही रहता है, ही का हिम रहता है, शी का हर होता है, इट का सेम रहता है, वी का अस होता है, यू का यू रहता है, और दे का देम रहता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो अब हम सीखने वाले हैं कि ये चीज तो अभी हमने सीखी कि कहां पे इस्तेमाल करते हैं, बस इसके अलावा और कहीं इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना यही संपूर्ण, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप इसको पढ़ लो, और किसी भी टीचर की जाके देख लेना जो बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, 5 साल 10 साल 20 साल कितने भी साल से पढ़ा रहे हो, यही 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको सब्जेक्टिव केस में, इसके फालतू कुछ नहीं पढ़ाएगा कोई भी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाहर कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ये ध्यान रखना। ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, ये वाले शब्द, ये इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब इनको इस्तेमाल कहां पे करते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखो इनको इस्तेमाल कहां पे करते हैं और कैसे करते हैं। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट को सर हम शब्दों से पहचान लेंगे। मी हो गया, अस हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं भैया क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट होता कौन है, जो एक्शन को रिसीव करता है। भाई सब्जेक्ट ने कोई काम किया, सब्जेक्ट ने किया कोई काम, सब्जेक्ट ने क्या किया, कोई काम किया, इस काम को जो रिसीव करेगा वही आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट सिर्फ 3 ही जगह लगता है, ऑब्जेक्ट सिर्फ 3 ही जगह लगता है, इन 3 के अलावा कहीं और नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट 3 ही जगह लगेगा। कहां कहां पे लगेगा, अभी देखो। एक तो जो ऑब्जेक्ट है वो होता है वर्ब का, एक तो होता है ऑब्जेक्ट वर्ब का, एक ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन का। किसका होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट आपका लगता है लेट के केस में। किसके केस में, लेट के केस में। अब देखो कैसे, एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रीपोजिशन होगा ना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपको दिखाई देगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपको दिखाई देगा। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के तुरंत बाद दिखाई देगा। कोई भी प्रीपोजिशन देख लो, कोई भी प्रीपोजिशन देख लो आपकी किताब में, कॉपी में, जहां भी नोट्स बना रखे हैं कहीं पे भी देख लो, ठीक है। जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वो उसके तुरंत बाद मिलेगा। ये जो प्रीपोजिशन है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके तुरंत बाद मिलेगा। सिर्फ इतना हो सकता है, कितना, वो इतना हो सकता है कि ये जो प्रीपोजिशन है, अरे भाई कहां भाग गया सब, देखो
ये जो प्रीपोजिशन है इतना हो सकता है बस, ये जो प्रीपोजिशन है इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में यहां पे आपको ए एन दा में से कोई आर्टिकल मिल सकता है बस। भाई जैसे मैंने बोला टू द स्कूल, जैसे मैंने बोला टू द स्कूल, तो यहां पे क्या है, टू क्या है प्रीपोजिशन, और इसके बाद में एक आर्टिकल आया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्लियर हुए, ये किसका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का। तो बीच में आपको या तो ए एन दा में से कुछ मिल सकता है, या फिर आपको यहां पे कोई भी एक पजेसिव केस में से कई बार देखने को मिल जाता है, माई भी देखने को मिल सकता है, ऐसे कुछ चीज मिल जाती है। बाकी हर कोई इसके तुरंत बाद का जो शब्द होगा वो इसी का ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, इसका ही ऑब्जेक्ट होगा। एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है दो तरह के होते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं। जो ऑब्जेक्ट है वो आपके दो चीजों से मिलकर बनते हैं, दोनों ही, ऑब्जेक्ट भी सब्जेक्ट भी, दोनों लिख देता हूं, ठीक है। जो सब्जेक्ट है ना और ऑब्जेक्ट है ये हमेशा दो चीजों से मिलकर बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस किस से, नाउन से मिलकर बनेगा और प्रोनाउन से, बस इन दो चीजों से मिलकर बनते हैं। तो नाउन वाली चीजें तो मैंने नाउन में पढ़ा दी थी आपको, अब प्रोनाउन सीख रहे हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ दो ही चीजों को होते हैं, तीसरी चीज का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, दो ही चीजों का होता है। या तो वो होगा आपका जो है नाउन, यानी कि नाउन मतलब नाम, भाई सब्जेक्ट में किसी का नाम भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट में किसी का नाम भी आ सकता है, या तो नाम होगा, स्कूल हो गया, चेयर हो गया, पंखा हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, पैसे हो गए, कुछ भी हो गया, या तो वो किसी का नाम होगा। अगर वो नाम नहीं है तो उसमें आपको प्रोनाउन वाले जो शब्द हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, प्रोनाउन वाले शब्द जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ सर कंटिन्यू रखा, मैं आपकी सारी क्लासेस देखता हूं, आपसे ही सीखा है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू भाई कुमार पंकज। क्लासेस आपकी रोजाना चलेंगी, ये चलेंगी, क्लासेस का जो टाइम है वो है भैया 11 बजे, ठीक है। सुबह 11 बजे आपकी इंग्लिश की जो क्लास है वो होती है, रेगुलर होगी, संडे को छुट्टी रहेगी बस, बाकी रेगुलर आपकी क्लास होगी। और रोजाना मैं जो है आपको एग्जाम लेवल का पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि फ्री में चल रही है तो भाई एग्जाम लेवल का नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल डिटेल में और एग्जाम लेवल तक का आपको पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। जो बच्चे एसएससी का पेपर देना चाहते हैं 2026 में, ठीक है, अब वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, जहां जहां इंग्लिश आती है, ठीक है, जिसमें ग्रामर आती है, या कोई भी और स्टेट एग्जाम हो आपका, अब जैसे हरियाणा में आपकी वैकेंसी निकलेंगे अभी, ठीक है, और भी जो आपके स्टेट्स हैं उन पे वैकेंसी निकलती है, जो उस पे राज्य के स्तर पर निकलती हैं, उनमें अगर इंग्लिश आती है तो उनमें भी ये इंग्लिश काम आएगी, आपको फालतू कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ही चीजों को होते हैं, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज अभी हमने सीखी है, वो क्या है, वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव केस है ये कितनी चीजों का होता है, ऑब्जेक्टिव केस आपका तीन चीजों का होता है, या तो वो वर्ब का होगा, या प्रीपोजिशन का, या लेट का। लेट का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो तुरंत लेट के बाद आ जाता है, लेट के बाद ही लेट का ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल्स भी दूंगा, प्रीपोजिशन का भी प्रीपोजिशन के बाद आ गया, लेट का भी लेट के बाद आ गया, फिर ये वर्ब का कहां आएगा, ये वर्ब ही तो है जो कंफ्यूज करती है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो दो चीजों से पता चलता है, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद नहीं मिलेगा देखने को, वो वर्ब के चौथे नंबर पे भी मिल सकता है, पांचवें नंबर पे भी, कहीं पे भी मिल सकता है भैया पीछे। तो उसके लिए आपको दो शब्द करने हैं, इस वर्ब से सवाल करना पड़ेगा, भाई बता कहां तेरा ऑब्जेक्ट है ना, बता कहां पे तेरा ऑब्जेक्ट। तो इससे सवाल करेंगे व्हाट और हुम, क्या करेंगे, व्हाट और हुम। व्हाट का मतलब होगा क्या, और हुम का मतलब होगा किसको, क्या और किसको, ये इससे सवाल हमें करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये बताएगा कि इसका ऑब्जेक्ट कहां पे है। यही इसका सही तरीका है, ठीक है। तुक्का पुक्का लगाने से नहीं होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस में बढ़ते चले जाओगे फिर आपको व्हाट हुम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में ऑब्जेक्ट मिलेगा। और ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हर वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलेगा, भाई जरूरी थोड़ी हर वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट सिर्फ उन्हीं का मिलता है जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। अब ये क्या फंडा ऐसा है ना, ये आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी आप दो समझा रहा हूं उसको समझो। अच्छा भाई कल एग्जाम में कुमार पंकज, आज पढ़ रहे हो है, चलो देखो। तो यहां पे जो वर्ब है इससे हमें दो सवाल करने पड़ेंगे, व्हाट और हुम। तो जो इसका जवाब आएगा वो ही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, वो ही आपका ऑब्जेक्ट होने वाला है। क्लियर, एक सेकंड रुकना भाई।
ठीक है भाई। चलो, तो ऑब्जेक्टिव केस आपका वर्ब का मिलेगा, प्रीपोजिशन का और लेट का, इन तीनों चीजों के साथ ऑब्जेक्ट आप लगाते हैं, ठीक है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो वट या हुम का आंसर से मिलेगा, ठीक है। जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, और जो लेट का ऑब्जेक्ट है वो लेट के तुरंत बाद मिलेगा, ठीक है। अब ये क्लास आज के 1 घंटे की हो गई है। अब कल की क्लास में मैं आपको यहां से आगे की जो चीजें हैं उनको बताऊंगा, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है इसको कैसे हम पहचानेंगे, वर्ब का सबसे ज्यादा होता है, बाकी भाई लेके तो बहुत सारी चीज आया था आज, भाई क्लास 1 घंटे की होगी, पता नहीं क्या करूंगा। ये क्लास का जो टाइमिंग है ना वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बीच में मैं आपको ये छोटी छोटी जो चीजें ना इनको बताता हूँ ना, इसकी वजह से जो क्लास है ना वो पूरी नहीं हो पाती है, जो पूरी चीजें पढ़ाने आता हूँ वो पूरी नहीं हो पाती है इसकी वजह से, क्योंकि फिर बेसिक भी चीजें जो होती है ना छोटी छोटी वो भी समझानी होती है, तो फिर लेक्चर का टाइमिंग जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ कल की क्लास में करवाऊंगा, और 4 से 5 क्लासेस में पूरा प्रोनाउन खत्म, और उसके बाद आपको प्रोनाउन को कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ के देख लेना, बेशक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वही आपको चीजें वहां पे मिलेंगी, और हो सकता है इतने अच्छे से ना मिले, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एक बार एकदम सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास में मिलेंगे कल 11 बजे, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई सभी को।